इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2026 को और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें नई प्रपोज हुई हैं और क्या एक्सटेंशंस हुए हैं। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, ऑनगोइंग स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, उसके अंदर क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीज देखने को मिला है। तो सबसे पहले मार्केट इम्पैक्ट एंड इन्वेस्टर एनालिसिस रिपोर्ट है। फिजिकल डिसिप्लिन अगर देखें गवर्नमेंट का, तो 4.3% का डेफिसिट टारगेट है, विच लुक्स हेल्दी। कैपिटल एलोकेशन की बात करें तो 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एलोकेशन है। प्रोडक्शन पुश देखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स के लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाई गई है और एमएसएमई के लिए एक डेडिकेटेड फंड, सपोर्ट फंड सेटअप किया गया है बाय द गवर्नमेंट। 12,000 करोड़ का ये फंड रहेगा। तो इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट समरी में समझने की कोशिश करेंगे कि बजट के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आई है। कैपेक्स जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के एलोकेशन में, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। सेकंड, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन है गवर्नमेंट का। जो डेफिसिट का टारगेट है वो कंट्रोल्ड है, 4.3% ऑफ द जीडीपी को रखा गया है, जो कि सिग्नल करता है कि एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो रही है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया गया है, स्ट्रैटेजिक फोकस किया गया है ऑन द सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। काफ़ी सारे इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। एमएसएमई फंडिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है बजट के अंदर। तो इन्हेंस क्रेडिट एक्सेस है। अब जो हमारी एमएसएमई कंपनीज हैं उनको लोन्स की अवेलेबिलिटी ईजी हो सकती है, क्योंकि 12,000 करोड़ का एक फंड सेटअप किया गया है टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, ताकि वो एक्सपैंड कर सके। टेक पे और बायो फार्मा पे मेजर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के लिए अपना बायो फार्मा सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा। मार्केट असेसमेंट अगर देखें इस बजट का, तो ग्रोथ पॉजिटिव बजट है, स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल टेलविंड्स है फॉर इक्विटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस है, हेल्थ केयर पे भी अच्छा खासा फोकस है गवर्नमेंट का। और ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन वीक्स एंड मंथ्स टू कम। इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से पुश कर रही है गवर्नमेंट। रिकॉर्ड कैपेक्स एलोकेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का, उसके लिए 12.2 लाख करोड़ का डेडिकेटेड कैपिटल प्रोजेक्ट्स है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशंस है इन द रीसेंट हिस्ट्री। इसके थ्रू गवर्नमेंट किस चीज़ को सपोर्ट करेगी, टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड अर्बन डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किए जाएंगे, ताकि हमारा देश अब डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सके। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स के ऊपर ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने। सिग्निफिकेंट फंडिंग प्रोवाइड की गई है फॉर एक्सपेंशन ऑफ नेशनल हाईवेज। रेलवे की मॉडर्नाइजेशन के लिए अच्छा खासा बजट एलोकेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स देश के अंदर सेटअप किए जाएंगे। फोकस किस चीज़ पे रहेगा कि जो करंट लॉजिस्टिक कॉस्ट पड़ती है कंट्री को एज अ होल, वो 14% ऑफ द जीडीपी पड़ती है, बट टारगेट गवर्नमेंट का ये है इसको 8% ऑफ द जीडीपी बनाया जाए। इस कॉस्ट के अंदर 6% का ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट। इंटीग्रेटेड कॉरिडोर डेवलपमेंट होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की इंप्रूवमेंट की जाएगी। अर्बन डेवलपमेंट पे क्या फोकस है, सिटी इकोनॉमिक जोन्स पे और स्मार्ट सिटी जो इनिशिएटिव्स हैं उनके अंदर अब इनहेंस फंडिंग मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा, वाटर सप्लाई नेटवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स एंड जो कमर्शियल एक्टिविटी अर्बन सेंटर्स के अंदर रिक्वायरमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी गवर्नमेंट का काफ़ी बढ़िया एलोकेशन है। एसेट की मोनेटाइजेशन की जाएगी, एक्सेलरेट किया जाएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को, इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी विद एक्सपेंडेड रीट स्ट्रक्चर्स। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आए जाएंगे। इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैपिटल को अनलॉक किया जाएगा इन ऑर्डर टू री इन्वेस्ट वाइल प्रोवाइडिंग यील्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी पूरा ध्यान रखा है गवर्नमेंट ने और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, सीमेंट एंड स्टील पे, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर। ऑर्डर बुक जो है उसकी विजिबिलिटी एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर 18 से लेके 24 मंथ्स की
इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। नेक्स्ट, बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड ग्रोथ को बूस्ट करने के बारे में स्ट्रेटेजिक मेजर्स लिए गए हैं। 2026 का जो बजट है वो प्रायोरिटाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को थ्रू ISM 2.0 सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम है जो रिसीव करती है 40,000 करोड़ का एलोकेशन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। की मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स क्या हैं? एडवांस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सपोर्ट एंड डिज़ाइन इकोसिस्टम डेवलप किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लोकलाइजेशन पे फोकस किया जाएगा विद एम्फोसिस ऑन सर्किट बोर्ड्स एंड डिस्प्लेज। हमारे देश के अंदर सर्किट बोर्ड्स और डिस्प्लेज अभी तक अगर हम देखें तो लार्जली इंपोर्ट ही किया जाता है फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पर इस सेक्टर को भी, ये काफ़ी नीश सेक्टर है, विद इन अ सेक्टर एक छोटा सा कंपोनेंट है जो कि काफ़ी बड़े इंपोर्ट्स का हमारा बिल ऑलरेडी ये केटर करता है। कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए इंसेंटिव्स हैं फॉर हैवी मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए। केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड यूटिलिटी के साथ फॉर रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, ताकि काम स्पीड से हो सके। तो ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है फॉर EMS प्रोवाइडर्स, PSU मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जो हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं बजट के अंदर क्या है। बायो फार्मा और हेल्थ केयर के लिए एक डेडिकेटेड मिशन लॉन्च किया गया है विच इज शक्ति मिशन। तो इसके अंदर क्या रहेगा? बायोसिमिलर्स की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जाएगी फॉर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक्स, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। हमें बायोसिमिलर्स के अंदर अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है, तो उसको पुश करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक शक्ति मिशन को अनवील किया है जिसके अंदर बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रहेगा। क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेंशन के ऊपर फोकस है गवर्नमेंट का। एक स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को तैयार किया जाएगा जो इंडिया को पोजीशन करेगी एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल क्लिनिकल रिसर्च। तो इससे भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर को। रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया जाएगा। डिजिटल अप्रूवल सिस्टम्स जो इन हार्मनी होंगे विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इससे ये होगा कि इंडियन बायो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे compete कर पाएगा विद द डेवलप्ड नेशंस। इसके अंदर सरकार ने 10,000 करोड़ का फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एक फंड एलोकेशन किया है टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। इसके अंदर जितने भी क्रिटिकल गैप्स हैं, हाई वैल्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन एंड पोजिशनिंग डोमेस्टिक कंपनीज टू compete ग्लोबली इन बायोसिमिलर्स, वैक्सीन्स एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस। तो इंडिया ऑलरेडी जेनरिक मेडिसिन का एक काफ़ी बड़ा सप्लायर है टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पर इसको और फोकस तरीके से गवर्नमेंट आगे लेके जाना चाहती है विच इज़ गुड फॉर द सेक्टर। नेक्स्ट, एनर्जी एंड ग्रीन ट्रांजिशन के ऊपर एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथवे के ऊपर बजट के अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया गया जिसमें फोकस रहेगा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एंड न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। एनर्जी ट्रांजिशन फ्रेमवर्क बैलेंस करेगा बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेलरेशन विद ग्रीन सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स। तो इंडिया का जो टारगेट है 500 गीगावाट का, टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटीज बाय 2030। तो इसको अचीव करने के लिए इन सारे सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा। इससे एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स, EV इकोसिस्टम के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंक्लूडिंग द OEM एंड कंपोनेंट सप्लायर्स। तो ट्रेडिशनल पावर यूटिलिटीज़ जो हैं वो अब क्लीन पावर की तरफ मूव कर रही हैं। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एनर्जी स्टोरेज कंपनीज के ऊपर मल्टी ईयर ग्रोथ के यहाँ पर सिनेरियोज गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिए हैं। तो ये सारे ही फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं और इनके अंदर काफ़ी पुश है। कुछ रेगुलेटरी और टैक्स रिलेटेड चेंजेस भी हुए हैं, इसको हम यहाँ पर डीप में नहीं डिस्कस करेंगे बट एक ओवरव्यू समझेंगे। तो इसके अंदर जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस को सिंप्लीफाई किया गया है, मतलब रिड्यूस TCS है ऑन ओवरसीज रेमिटेंसेस और $3 लाख तक आप अब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर इंडिया के अंदर रेमिटेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई किया गया है, कस्टम ड्यूटीज़ को रैशनलाइज किया गया है। तो इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी। इससे सारे ही सेक्टर्स को एक बेनिफिट होगा।
रिड्यूस्ड ओवरसीज रेमिटेंसेस टीसीएस का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डायरेक्टली ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर। कस्टम रैशनलाइजेशन से इंप्रूव होते हैं कंपनीज के मार्जिन्स जो डिपेंडेंट है इंपोर्टेड इंटरमीडिएट्स के लिए। मतलब जो कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से, क्योंकि रैशनलाइजेशन की गई है और इन कंपनीज को अब चीपर इंपोर्ट्स मिलेंगे और ये अपने प्रोडक्ट्स को बेटर प्राइस कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो सेक्टोरल विनर्स हैं उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ओवरवेट कैटेगरी में है, कैपिटल गुड सेक्टर एक ओवरवेट कैटेगरी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, हेल्थ केयर एंड एमएसएमई फोकस्ड कंपनीज जो हैं। पीएसयू और बैंकिंग की अगर यहाँ पर बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रल रेटिंग रहेगी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स के अंदर सेलेक्टिव प्ले कर सकते हैं। डायरेक्टली पूरे सेक्टर को एज अ बुलिश सिनेरियो हमें नहीं कंसिडर करना है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 से 6 महीने की, ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3 महीने से लेके नेक्स्ट 12 मंथ्स तक की हम एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और मोमेंटम प्लेस पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टेक्निकल ब्रेकआउट्स को फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें नजर आएगा कि भाई इंस्टीट्यूशन एंटर कर रहा है टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस फॉल जो मार्केट के अंदर अभी करंटली चल रहा है। पीएसयू सेक्टर के अंदर जो कैपिटल गुड्स की कंपनीज हैं, रेलवे की कंपनीज हैं, पावर सेक्टर की कंपनीज है, ये अभी अपने पीयर्स के मुकाबले, जो प्राइवेट पीयर्स हैं उनके मुकाबले थोड़ी अंडर वैल्यूड है। तो इनके अंदर थोड़ा बाइंग नज़र आ सकता है, बट इनको भी हमें ट्रेड करना है विद कीपिंग अ फोकस ऑन द रेजिस्टेंस लेवल्स। जब तक रेजिस्टेंस लेवल्स अपसाइड में ब्रेक नहीं हो रहे हैं तब तक हमें बहुत ज़्यादा फोमो ड्रिवन होके, बजट से इमोशनल होके अपनी पोजीशनिंग नहीं करनी है। सीमेंट एंड मेटल डिमांड थीम्स जो हैं, तो सीमेंट रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इतना पुश है गवर्नमेंट का, तो सीमेंट रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो सेक्टर है उसके अंदर भी आपको काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। मीडियम टर्म में अगर बात करें नेक्स्ट 6 से 12 महीने के टर्म में, तो सेमीकंडक्टर की जितनी भी सप्लाई चेन की कंपनीज हैं उनको हम देख सकते हैं। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग को हम नज़र में रख सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्टॉक्स हैं उन पर हम नज़र रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का एक जो ब्लेंड होना चाहिए उसके अंदर ये है कि भाई आपको ऑलमोस्ट 15 to 20% तो रहना है इन कैश, और बाकी आपका जो 75 to 80% का जो इन्वेस्टमेंट यू आर प्लानिंग या फिर आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उनको आप रख सकते हो अपना इन सेक्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके, या फिर कोई आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर इन टॉपिक्स के ऊपर या फिर इन सेक्टर्स से रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस तरीके से ये बजट गलत जा सकता है हम लोगों के लिए, उसके अंदर फर्स्ट जो चीज़ हमेशा ही वैलिड रहेगी उसको डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल रिसेशन का जो एक रिस्क है वो हमेशा रहता है। कमोडिटी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है, क्रूड को आप देख ही रहे होगे, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पर मैंने क्रूड का और कमोडिटीज़ का, इवन इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट्स का भी एनालिस्ट किया हुआ है, उनको आप जाके देख सकते हो। तो कमोडिटी प्राइसेस में अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो वो भी इक्विटी मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर एग्जीक्यूशन डिलेज होते हैं, कोई इंटर पार्टी या फिर इंट्रा पार्टी ऑपोजिशन के थ्रू कोई रोक लगा दी जाती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, या फिर किसी भी रीज़न से अगर एग्जीक्यूशन के अंदर डिले आता है तो फिर डिजायर्ड आउटकम्स नहीं रीच हो पाएंगे बाय द गवर्नमेंट। जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आती है कि किसी देश के थ्रू कोई बॉर्डर टेंशन्स हो जाएं या फिर कोई और प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस हो जाएं, किसी दिन ट्रंप आके किसी चीज़ के ऊपर टैरिफ लगा दे, तो उन सब चीज़ों को भी हमारा बजट आउट पेस या फिर आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन में ये रहेगा कि ग्रोथ फोकस्ड बजट है। बजट का जो फोकस है वो ग्रोथ पे है, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के बूस्ट के ऊपर फोकस है, कैपेक्स ड्रिवन है, मल्टी ईयर इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ट्वीक किया गया है और बेटर इंसेंटिव्स दिए गए हैं फॉर स्मॉल सेक्टर्स ऑल्सो। पॉजिटिव आउटलुक है फॉर इक्विटीज़
ऑन मैक्रो लेवल। तो फाइनल इन्वेस्टमेंट व्यू क्या रहता है, यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर्स में करें, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स में करे, हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स में करे, और एक क्वालिटी बायस को डेवलप करके रखे, मेंटेन करके रखे, डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर रखे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। टारगेट एलोकेशन क्या होनी चाहिए, 60% 60% पैसा आप डाल सकते हो क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर, 25% पैसा आप एट दिस मोमेंट डाल सकते हो इन मिड कैप स्टॉक्स, और 15% का जो आपका पोर्टफोलियो है उसको आप डाल सकते हो अंडर स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटीज। तो स्मॉल कैप के अंदर बहुत चूजी होके जाना चाहिए, ऐसे ही आउटराइटली कोई स्मॉल कैप स्टॉक को बाय करने की बजाय यू कैन गो ऑलवेज विद द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वहाँ पर आपको रीशफलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो करोड़ों के अंदर सैलरी लेता है, वो आपका पैसा मैनेज आपको करके देगा इन एक्सचेंज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ फीस। तो उस मोड के लिए जाओ आप, अगर आप इन डेप्थ स्टडी नहीं कर सकते हो और इन डेप्थ उसको होल्ड नहीं कर सकते हो। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।